नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में आज फिर से हाजिर हैं आप सबके बीच। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से विशेष अपील कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न, तो एम की स्थिति को सुधारने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो वीके पॉल, सुरेश खन्ना, जीके पॉल, आरबी अशोकन। तो आरबी अशोकन तो यहाँ पर जो है वो कोलकाता का आरजी मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर जो ट्रेनीज डॉक्टर थी उनके साथ दुराचार हुआ था और उसके संबंध में ये चर्चा में आए थे। जीके पॉल जी जो हैं ये पटना मेडिकल कॉलेज से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जिस समिति का गठन का प्रस्ताव किया गया है वो वीके पॉल हैं और ये समिति जो है नीति आयोग द्वारा गठित की गई है। चलिए, तो एम्स की आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाएगी नीति आयोग की समिति। तो नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को वैश्विक स्तर पर अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो समिति वर्तमान प्रणाली का मूल्यांकन करेगी और सुधारों के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार करेगी। यह पहल भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुधार के लिए किया गया है और दुर्लभ बीमारियों के दवाओं के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर उपचार की लागत में कमी करने का ये सुझाव देगी। तो एम्स रूपांतरण समिति की मुख्य विशेषताएं देखें तो समिति का गठन जो है, अध्यक्ष इसके नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल होंगे। उद्देश्य क्या होगा? तो एम्स नई दिल्ली को वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो मौजूदा प्रणाली का मूल्यांकन और स्पष्ट समय सीमा के साथ सुधार प्रस्ताव तैयार करना, रोगियों के प्रवाह प्रबंधन और अस्पताल प्रशासन में सुधार करना, नैदानिक, शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक विकसित करना और वित्तीय अनुशासन और एम्स संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करना है। प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या क्या रहने वाला है? तो शासन प्रणाली और पारदर्शिता में सुधार यानी गुड गवर्नेंस की तरफ, चिकित्सा अनुसंधान में उत्कृष्टता, क्लिनिकल और शैक्षणिक सुधार, आत्मनिर्भरता और वित्तीय स्थिरता ये लाना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर नीति आयोग की पहल क्या है? तो CSEP रिसर्च फाउंडेशन के साथ साझेदारी कर वैश्विक USC मॉडल का अध्ययन करेगा। स्वास्थ्य वित्तीय रणनीतियों पर एक ड्राफ्ट पेपर तैयार करेगा। आपूर्ति और मांग पक्ष वित्त पोषण को संबोधित करने की योजना, स्वास्थ्य सेवा की सुलभता, गुणवत्ता और वहनीयता में सुधार का लक्ष्य, यानी सुलभ हो, सब तक पहुंच जाए, उसकी गुणवत्ता हो और वहनीयता में सुधार का लक्ष्य रखा गया है, यानी एफोर्डेबल हो, सब लोग उस सुविधा का लाभ ले सकें। सरकार और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से नीतियों को आकार देने की योजना। तो ये सब प्रमुख इसके पहल है। अब यहाँ पर देखिए, दुर्लभ बीमारियों के लिए सस्ती दवा उपलब्धता पहल यानी स्वदेशी उपचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किया गया। अब तक 4 सस्ती दवाएं विकसित की गई हैं जिसकी कीमत आयातित दवाओं की तुलना में 1/60वें से 1/100वें हिस्से तक कम किया गया है। 4 और दवाएं नियामक अनुमोदन प्रक्रिया में वर्ष के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। नीति आयोग की कुछ पहलें हैं जो भारत में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने और एम्स के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत जो है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रमुख आयातक देश है, मतलब बहुत से लोग, विदेशी नागरिक भी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी लेने आते हैं क्योंकि यहाँ पर चिकित्सा सेवाएं जो है अदर विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा सस्ती है। तो एम्स का रूपांतरण समिति जो है वीके पॉल के नेतृत्व में समिति बनी है। एम्स की प्रणाली, शासन और स्थिरता में सुधार करेगी। मुख्य फोकस क्षेत्र यहाँ पर क्या है? रोगी प्रवाह प्रबंधन, प्रमुख प्रदर्शन केंद्र, प्रशासन, वित्तीय स्थिरता, पारदर्शिता लाना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अध्ययन करना, नीति आयोग और
CSEP रिसर्च फाउंडेशन जो है वैश्विक UHC यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉडलों का अध्ययन कर रहे हैं और स्वास्थ्य वित्त पोषण सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और वहनीयता बढ़ाने के लिए आपूर्ति और मांग पक्ष पर वित्त पोषण पर कार्य करना, सस्ती दुर्लभ बीमारी की दवाएं जो है भारत में विकसित करना। चलिए अगला प्रश्न देखें तो आधार सुशासन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो डिजिटल इंडिया पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये उसकी वेबसाइट है। इसका शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री S कृष्णन द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? सूचना और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं श्री S कृष्णन जी, उनके द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना है। यानी जो भी हम डॉक्यूमेंट लेते हैं या सिम लेते हैं तो उससे जो है सर्टिफिकेशन हो सके, उसका जो रिकॉग्नाइजेशन है वो ईजी वे में उपलब्ध हो। यह पोर्टल नागरिकों के लिए आधार को अधिक अनुकूल बनाने और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के मंत्रालय के प्रयासों का हिस्सा है। यह प्लेटफॉर्म सुशासन यानी सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान संशोधन नियम 2025 के तहत आधार प्रमाणीकरण के बाद प्रभावी हुआ है। यह संशोधन आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण कानून 2016 के तहत जनवरी 2025 के अंत में अधिसूचित किया गया था। आधार के बारे में देख लें तो आधार योजना की शुरुआत 28 जनवरी 2009 को हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा जारी 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI इसे प्रबंधित करता है। आप जब अपने आधार कार्ड में देखेंगे तो ये लिखा होता है UIDAI। यह बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और जनसांख्यिकीय डेटा पर आधारित है। चलिए आधार सुशासन पोर्टल के महत्व की बात करें तो नागरिकों के लिए सुगमता। यह पोर्टल नागरिकों को सरकार की विभिन्न सेवाओं तक सरलता से पहुंचने में मदद करेगा। अब कोई भी नागरिक आसानी से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेगा, ठीक है, और सेवा प्राप्त कर सकेगा। दूसरा लाभ क्या, महत्व क्या है? तो विश्वसनीय लेन देन होगा। आधार सुशासन पोर्टल सेवा प्रदाताओं और सेवा चाहने वाले दोनों के लिए, यानी जो सेवा दे रहा है और जो सेवा ले रहा है, दोनों के लिए विश्वसनीय लेन देन सुनिश्चित करता है। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और सेवाएं अधिक सुरक्षित हो जाएंगी। तीसरा महत्व देखें तो सरकार के लक्ष्यों की दिशा में कदम। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया और सुशासन के उद्देश्यों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुगम बनाएगा और नागरिकों तथा सेवा प्रदाताओं के बीच विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो आप सुशासन में भी इसको लिख सकते हैं, गवर्नेंस वाले टॉपिक से इसे जोड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें तो गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये सबको पता होगा, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ये पूर्वी तट का राज्य है। चलिए 2008 से 2024 तक किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि ओलिव रेडली कछुओं की संख्या स्थिर या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अभी प्रेजेंट में बहुत सारे कछुए आ रहे हैं, हालांकि इसीलिए चर्चा का विषय है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण रेत का तापमान बढ़ रहा है, जिससे अधिकतर कछुए मादा के रूप में जन्म ले रही हैं। अगर यह स्थिति बनी रही तो यह भविष्य में कछुओं के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि संतुलित नर मादा अनुपात प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि सिर्फ मादा मादा ही रहेंगी तो नर न होने की स्थिति में प्रजनन संभव नहीं होगा। ये कछुए मांसाहारी होते हैं। तो ये कछुए ओलिव रेडली क्या होते हैं? मांसाहारी कछुए होते हैं। इनका ये नाम इनके जैतून के रंग के कवच या पृष्ठवर्म के कारण पड़ा है। यह प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बन जाए कि प्रशांत या अटलांटिक या हिंद महासागर के
उष्ण जल में पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। उड़ीसा का गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य जो है समुद्री कछुओं के विश्व के सबसे बड़े राकरी किसे कहते हैं? प्रजनन करने वाले पशुओं का एक समूह के रूप में जाना जाता है। ऑलिव रेडले कछुए सामूहिक रूप से समुद्र तट पर अंडे देने के लिए आते हैं। इसे अरीबाडा कहा जाता है। तो जब ये अंडे देने के लिए आते हैं तो अरीबाडा कहते हैं। राकरी किसे कहते हैं? प्रजनन करने वाले पशुओं का एक समूह, यानी कोई भी जो है पशु हो। ठीक है। गहिरमाथा और रुथिकुल्या उड़ीसा दुनिया के सबसे बड़े नेस्टिंग ग्राउंड में से एक है। अब इसके लिए इन कछुओं के संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया भी चलाया गया था। तो प्रत्येक वर्ष 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिविया ऑलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने में सहायता करता है, क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए उड़ीसा तट पर एकत्र होते हैं। तो ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है। यह अवैध मत्स्यन की गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। सुरक्षा स्थिति की बात करें तो मानक सुरक्षा मानदंड 1972 की अनुसूची 1 में वर्णित है। IUCN की रेड लिस्ट सुभेद्य में ऑलिव रेडले कछुए को रखा गया है। इनको कुछ संकट भी है, जैसे समुद्री प्रदूषण और अपशिष्ट के कारण संकट होता है। मानव उपयोग यानी इन कछुओं का मांस, खाल, चमड़े और अंडे के लिए इनका शिकार किया जाता है। प्लास्टिक कचरा जैसे पर्यटकों और मछली पकड़ने वाले मछुआरों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक और जाल, पॉलीथीन और अन्य कचरों का लगातार बढ़ता मलबा भी इनके लिए संकट का कारण है। फिशिंग ट्रालर के उपयोग से समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन अक्सर समुद्री अभयारण्य के भीतर 20 किलोमीटर की दूरी तक मछली नहीं पकड़ने के नियम का उल्लंघन करता है। कई मृत कछुओं पर चोट के निशान पाए गए थे, जो यह संकेत देते हैं कि वे ट्रालर या गिल जाल में फंस गए होंगे। अब चलिए, UPI किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2015, 2016, 2018, 2020। तो ये 2016 में लॉन्च किया था डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। UPI लाया क्यों गया था? तो इसके पीछे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे ये कोई ठेला लगाने वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति है A जो ठेला लगाता है। अब सपोज इसके पास जो है दिन के सामान बेचने के बाद 200 रुपये कमाता है। ठीक है। अब ये 200 रुपये बैंक में तो जमा नहीं रखेगा ना, जमा नहीं करेगा पर डे, और उसे काम से फुर्सत ही नहीं होगी। जब तक वो ठेला जो है अपने घर पर पहुंचाएगा तब तक तो बैंक भी बंद हो चुका होगा, तो वो पैसा जमा भी नहीं कर सकता है। अच्छा, इससे होगा क्या कि ये जो पैसा है ये इसी व्यक्ति के पास ही रह जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में इस पैसे का यूज नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आपके घरों में भी हो, कुछ पैसे रखे रहते हैं, दिहाड़ी मजदूरी है वो भी है, पैसा अपना रखे रहे, या अन्य कोई सामान लेना है। सपोज कोई दुकानदार है तो आप लेके गए 500 रुपये का नोट, ठीक है, आपने 20 रुपये का सामान लिया, तो कभी कभी तो ये स्थिति आती है कि छुट्टी ना होने के कारण वो दुकानदार मना कर देता है, भैया छुट्टी नहीं है आप ले जाओ। ठीक है, तो सामान की बिक्री नहीं होती है। फिर अगर मान लीजिए ये चेंज देता भी है तो काउंट करके देगा, तो उसमें समय भी खपत लगे होगा। तो ये समय को बचत के लिए और जो पैसा है अर्थव्यवस्था में उसे संचालन में लाने के लिए UPI लाया गया था। ठीक है। अब ये कब शुरू हुआ, लॉन्च किया गया था? 2016 में शुरू किया गया था। चलिए इसके बारे में देखें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे UPI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसे वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने 21 सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया था। यह भुगतान सेवा कैशलेस भुगतान
को तीव्र और आसान बनाने के लिए 24/7 धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट को भुगतान करने का माध्यम प्रदान करती है। अभी जो एक रिपोर्ट जारी हुई है तो फ़ोनपे के जरिए यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन हुआ है बाज़ार में वो 47.7% की हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। उसके बाद गूगल पे का नंबर आता है जो 36.7% और उसके तीसरे नंबर पर पेटीएम का नंबर आता है जो 6.87% के साथ बने हुए हैं। वहीं यूपीआई 7 से अधिक देशों में सक्रिय है जिसमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस ये प्रमुख 7 देश हैं जहां पर यूपीआई जो है प्रचलित है। लगभग जो है 450 मिलियन उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर रहे हैं, जिनमें से 200 मिलियन दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य की आधारशिला है और देश भर में खुदरा भुगतानों में 80% का योगदान देता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की गई है। तो अभी जो है महाकुंभ का मेला चल रहा था प्रयागराज में, उसके समाप्ति के पश्चात ही यूपी कैबिनेट ने घोषणा किया है कि 5 नए आध्यात्मिक गलियारों को खोलने की घोषणा की है और यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ सांस्कृतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से समाज में सकारात्मक पहल होगी। चलिए व्याख्या को देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ के समापन के बाद राज्य में 5 नए आध्यात्मिक गलियारों के विकास की घोषणा की है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में हुआ, जिसमें 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। और कल का न्यूज़ देखेंगे तो आप जो है 66 करोड़ यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे की व्याख्या को देखें तो कौन कौन से 5 गलियारे होंगे। तो प्रयागराज, विंध्याचल, काशी कॉरिडोर। यह गलियारा प्रयागराज को विंध्याचल देवी धाम, मिर्ज़ापुर और फिर काशी वाराणसी से जोड़ता है। विंध्याचल देवी धाम माँ विंध्यवासिनी का प्रसिद्ध स्थल है और काशी भगवान शिव का पवित्र स्थान है। प्रयागराज से अयोध्या गोरखपुर गलियारा। यह गलियारा प्रयागराज को अयोध्या भगवान राम की जन्म स्थली और गोरखपुर से जोड़ता है। गोरखपुर का नाम जो है नाथ मठ के संत गोरखनाथ के नाम पर पड़ा है और यहाँ गोरखनाथ मठ स्थित है। प्रयागराज राजापुर बांदा चित्रकूट कॉरिडोर ये तीसरा है। तो भगवान राम के वनवास से जुड़ा यह मार्ग है। राजापुर गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली भी है। ठीक है। चलिए भारत और ईयू के बीच कितने क्षेत्रों को साझेदारी बढ़ेगी। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जी जो है कई देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, सीमा शुल्क लगा रहे हैं और आपने देखा होगा कि किस तरीके से दुर्लभ खनिज को लेकर के यूक्रेन और यूएसए के बीच दोनों राष्ट्रपतियों के बीच जो है वार्ता हुई और तीखी बहस भी हुई। इस दौरान भारत और यूएई के बीच यानी यूरोपीय यूनियन के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और साथ ही साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 8 महत्वपूर्ण साझेदारी जो है पहल की घोषणा की गई है। तो व्याख्या को देखें तो चूंकि जो है लोकतांत्रिक देशों के रूप में भारत और यूरोपीय संघ पर सत्तावादी शासनों का दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए भारत तथा संघ का एक दूसरे को सहयोग किया जाना महत्वपूर्ण है। संघ की बात यूरोपीय संघ की बात कर रहा है। यूरोपीय संघ और भारत की सहभागिता यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की आवश्यकताओं की सीमा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा,
सुरक्षा, हरित तकनीक, व्यापार, कनेक्टिविटी, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे 8 क्षेत्रों के बीच साझेदारी बढ़ेगी। इस यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ की अध्यक्ष जो है कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन है, जो यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं। और भारत की अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। भारत पहले से ही यूरोपीय संघ के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार और निवेशक भागीदार है तथा इसमें आगे भी काफ़ी संभावनाएं हैं। यह एक बड़ा और गतिशील बाजार है। इसकी अनुमानित वार्षिक जीडीपी दर IMF के अनुसार 8% से अधिक है। पिछले दशक में यूरोपीय संघ और भारत के बीच वस्तुओं के व्यापार में लगभग 90% की वृद्धि हुई। वहीं भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो 2023 में यूरोपीय संघ के कुल वस्तु का व्यापार का 22% हिस्सा होगा, जो अमेरिका 16.7%, चीन जो है 14.6% और यूके का 10.1% से काफ़ी पीछे है। यानी यूरोपीय संघ से हमने कितना 22% जो है हिस्सा आयातित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो गोवा का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSCI पुरस्कार की स्थापना श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया है। पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। चलिए व्याख्या को देखें। तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे GMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया गया है, ने इतिहास रच दिया है। और ये जो GMR गोवा का जो हवाई अड्डा है, ये पहले जो है इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर जी, उनके नाम पर इसका नाम परिवर्तित किया गया है। तो यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार जो है 2024 के तहत सेवा में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मुंबई के दलील में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान प्राप्त किया गया। यह सम्मान जो है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने की सराहना करता है। हवाई अड्डे की सक्रिय सुरक्षा उपायों और शून्य घटना रिकॉर्ड ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में सक्रिय हुए माउंट डुकोना ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और रूस। तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक आपदा न्यूनीकरण केंद्र ने विमानन के लिए ऑरेंज स्तर की ज्वालामुखी वेधशालाएं नोटिस जारी की है। यह दूसरी सबसे बड़ी चेतावनी है जिसमें 5 किलोमीटर से नीचे विमानों की उड़ान को प्रतिबंधित किया गया है। यह इंडोनेशिया की बात करें तो यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। इसमें लगभग 17,000 से अधिक द्वीप हैं, जिसमें जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो और पापुआ प्रमुख हैं। राजधानी की बात करें तो जकार्ता है। वहाँ की मुद्रा की बात करें तो इंडोनेशियाई रुपया है। स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है? तो मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्ते जो है इसके साथ सीमा करता है। पहला भारतीय हवाई अड्डा जिसे सेवा क्षेत्र श्रेणी में स्वर्ण ट्रॉफी प्राप्त हुआ है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, तो वो चलिए वो गलती से डबल स्लाइड लग गया था, कोई बात नहीं। तो भारतीय एयरटेल के अगला प्रश्न है, भारतीय एयरटेल के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल को यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सर्वोच्च दर्जा है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिर्फ गलत है। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि नहीं मिली है। चलिए, हाल ही में भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक
संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी केबी का प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ है। इन्हें यह सम्मान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास पर आयोजित एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किया गया। तो यह पदक भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरान के ने जो है राजा चार्ल्स तृतीय की ओर से प्रदान किया। नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी केबी नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटेन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सर्वोच्च दर्जा है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, चैरिटी कार्यों में या सैन्य सेवाओं में असाधारण योगदान दिया हो। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रैंक की बात करें तो यह आदेशों के 5 प्रमुख रैंक होते हैं, जैसे जीबी नाइट ग्रैंड क्रॉस, केबीई नाइट कमांडर यानी डेम कमांडर, सीबीई कमांडर, ओबीई यानी ऑफिसर और एमबीई यानी मेंबर। चलिए, केबी प्राप्त करने के बाद क्या होता है, तो इन्हें केबी की उपाधि दी जाती है। वे सर, यदि पुरुष हैं तो उन्हें सर बोला जाता है और यदि महिला हैं तो उन्हें डैम बोला जाता है। यह उपाधि जो है ब्रिटिश सम्राट वर्तमान में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सम्मान ब्रिटिश नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी दिया जा सकता है, लेकिन विदेशी नागरिकों को मानद उपाधि दी जाती है जिससे वे सर या डैम नहीं लगाते हैं, तो उन्हें सिर्फ मानद उपाधि मिलता है। केबी से सम्मानित अन्य भारतीय की बात करें तो जमशेद ईरानी जी जो हैं, जो टाटा स्टील के पूर्व निदेशक थे, 1997 में इन्हें मिला। पंडित रविशंकर जो बनारस घराने से संबंधित थे, प्रसिद्ध सितार वादक, 2001 में उन्हें मिला। और रतन टाटा जो टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ, उन्हें 2009 में उन्हें जो है मानद उपाधि मिली थी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी बंगाल में सागर कवच अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ व स्थानीय पुलिस शामिल थी। तो पूछ क्या रहा है, कौन से कथन गलत हैं, तो इसमें न तो पहला गलत है न ही दूसरा गलत है, दोनों सही है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी बंगाल के 158 किलोमीटर दूर जो है तटीय क्षेत्र में 21 से 22 फरवरी 2025 को सागर कवच अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास का मकसद तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना है। इस अभ्यास में शामिल रहे संगठन भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना और बीएसएफ, सीआईएसएफ व अन्य स्थानीय पुलिस भी शामिल रहे। इस अभ्यास में किए गए अभियान के तहत जो है अपहरण, तस्करी और आईईडी खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया। समुद्र और हवा से समन्वित निगरानी का प्रशिक्षण किया गया। मछुआरों के निगरानी समूहों को सुरक्षा बलों की आंख और कान के रूप में सक्रिय करना ये शामिल रहा। इस अभ्यास से जुड़ी कुछ प्रमुख खास बातें की बात करें तो इस अभ्यास में तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय और तालमेल देखने को मिला। इस अभ्यास में सीखे गए सबको का इस्तेमाल करके तटीय सुरक्षा तंत्र और एसओपी को बेहतर बनाया जाएगा। इस अभ्यास से तटीय सुरक्षा संरचना मजबूत हुई है। हाल ही में विदर्भ ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में किसे हराकर जीत दर्ज की है, तो यहाँ पर केरल को हरा करके रणजी ट्रॉफी जीती है और तीसरी बार जीती है। किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। व्याख्या को देखें तो इस सत्र में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाली विदर्भ की टीम ने रविवार को अपने घरेलू मैदान पर खेले गए फाइनल के 5वें और अंतिम दिन केरल को पहली पारी की बढ़त के आधार पर हराकर तीसरी रणजी ट्रॉफी की खिताब जीत लिया है। हालांकि इस मैच का परिणाम तीसरे दिन ही तय हो गया था, जब विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 379 रन बनाने के बाद केरल को 342 रन पर समेटकर पहली पारी में 37 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। पहली बार फाइनल में पहुंची केरल की टीम ने भी फाइनल में पहली बार पहुंची केरल की टीम कड़ी टक्कर दी, लेकिन विदर्भ को पूरे सत्र में अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन का फल मिला। इस दौरान उन्होंने सिर्फ रणजी ट्रॉफी ही नहीं जीती, बल्कि टीम 50 ओवरों की विजय हजारे ट्रॉफी में उपविजेता भी रही।
अब देखिए, टीम जो है कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ अपना मैच खेलती रही और इनका फल क्या मिला, उन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती। तो जब आप अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो देर से ही सही लेकिन सफलता मिलती है। हाँ, उसका हो सकता है रूप परिवर्तित हो जाए, लेकिन वो सफलता कहीं न कहीं दिखती है। विदर्भ ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इससे पहले 2017-18 में, 18-19 में सत्र में लगातार 2 खिताब जीते थे और इस बार का ये खिताब जीती है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा स्थापित रणजी ट्रॉफी का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया था, जो इंग्लैंड और ससेक्स के लिए खेलते थे। रणजीत सिंह जी को भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है। तो भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है, रणजीत सिंह को। लेकिन वास्तव में उन्होंने कभी भारत के लिए नहीं खेला। काफ़ी हद तक क्षेत्रीय प्रकृति की रणजी ट्रॉफी को विभिन्न क्षेत्रीय टीमों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट श्रृंखला के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। तो ये रणजी ट्रॉफी क्या है, घरेलू श्रृंखला है। इस श्रृंखला की घोषणा जो है 1934 में की गई थी। इसके शुरुआती मुकाबले 1934-35 में हुए थे। पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह ने ट्रॉफी दान की थी। रणजी ट्रॉफी ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है और आधुनिक समय में इसने इंग्लैंड में प्रचलित काउंटी क्रिकेट के समान दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो काउंटी क्रिकेट कहाँ होता है, इंग्लैंड में। इस श्रृंखला की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक यह है कि विभिन्न राज्यों क्षेत्रीय क्रिकेट बोर्डों के अलावा सरकारी टीमें भी इस टूर्नामेंट में भाग लेती हैं। जैसे रेलवे टीम, सरकारी उद्यमों से जुड़ी कई अन्य टीमें भी इसमें शामिल होती हैं। चलिए, हाल ही में एटीपी 500 चैंपियनशिप डबल्स पुरुष का खिताब किसने जीता है, तो अल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और क्रोएशिया के मेट पाविक, भारत के यूकी भांवरी और ऑस्ट्रेलिया प्लेक्सी पोपिरिन, फिनलैंड के हैरी हेलियो वारा और ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी पैटन, और इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार ये जो है एटीपी 500 चैंपियनशिप डबल्स पुरुष का खिताब जीता है भारत के यूकी भांबरी ने और ऑस्ट्रियाई एलेक्सी पोपिरिन ने। और ये कौन सा चैंपियनशिप है, एटीपी 500 चैंपियनशिप, और ये डबल्स पुरुष का खिताब है, यानी 2 मेल खिलाड़ी जो है वो खेलेंगे एक टीम में। तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन थे और भारत के यूकी भांबरी थे, और दूसरी तरफ जो है ये टीम थी, कौन सी, ये खिलाड़ी थे ऑप्शन ए वाले, अल सल्वाडोर के मार्सेलो और क्रोएशिया के मेट पाविक थे। चलिए व्याख्या को देखें तो भारत के यूकी भांबरी ने पहली बार एटीपी 500 पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। कार्लोस अल्कराज जो थे वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे जीतने वाले, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है यूकी भांबरी की। इन्होंने पहला एटीपी 500 पुरुष डबल्स खिताब जीता है जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार एलेक्सी पोपिरिन के साथ दुनिया की 14वें नंबर की जोड़ी फिनलैंड की हारी हेलियोवारा और ब्रिटेन की हेनरी पाटेन को दुबई टेनिस चैंपियनशिप में हराया है। तो यहाँ पर मित्रों मैंने ये बता दिया था ना, ये नहीं है, ये वाले हैं, ठीक है, इनके साथ खेला, ठीक है। तो विजेता तो ये रही भारत की यूकी भांबरी। चलिए व्याख्या को देखें। और तो ये कहाँ पर आयोजन हुआ इसका, दुबई में आयोजित हुआ, ठीक है। पहला सेट हारने के बाद दोनों देशों ने शानदार वापसी करते हुए शनिवार को 51 मिनट तक चला मुकाबला 3-6, 7-6 और 10-8 से जीता। इस जीत के साथ भांबरी सोमवार को एटीपी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 40वीं रैंकिंग हासिल कर लेंगे। भांबरी और पोपिरिन ने खिताब सफर में नंबर 1 जोड़ी मार्सेलो अरेवालो और मेट पेविच को 4-6, 7-6, 10-3 से मात दी। उन्होंने ब्रिटेन के जूलियन और कैश लायड ग्लासपुल को 5-7, 7-6, 10-5 से मात दी। पुरुष सिंगल वर्ग में स्टेफानिस
सितसिपास ने फेलिक्स आगर को हराकर खिताब जीता है। तो पुरुष सिंगल में किसने जीता है? फेटानिस सितसिपास ने फेलिक्स आगर को हरा करके ये खिताब जीता है। तो सिंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी नोट्स में ऐड करिएगा। अब आज के लिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। तो विश्व वन्य जीव दिवस के बारे में है आज का एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा। तो 2013 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। जो जीव हैं वो हमारे पर्यावरणीय संतुलन और खाद्य जाल को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सपोज शेर को आप ले लीजिए, तो शेर अगर जंगल में नहीं होगा और भेड़ियों की संख्या बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? जंगल में अराजकता फैल जाएगी, ठीक है। तो उनको नियंत्रित करने के लिए सभी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता होती है, इसीलिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि इसी तिथि को वर्ष 1973 में वन जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन हुआ था, जिसे हम साइट्स के रूप में जानते हैं, को अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? 1973 का समय 3 मार्च को साइट्स को अंगीकृत किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर में वन्य जीवों हेतु इस विशेष दिन का वैश्विक पालन सुनिश्चित करने हेतु साइट्स सचिवालय द्वारा निर्देशित किया जाता है। इस दिवस के महत्व की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों 1, 12, 14 और 15 के साथ संरेखित है तथा गरीबी को कम करना जो कि 1 में है, संसाधनों का सतत उपयोग जो कि 12 में है, एवं जैव विविधता को नुकसान को रोकने के लिए भूमि पर एवं जल के नीचे जीवन के लिए संरक्षण को लेकर उसकी व्यापक प्रतिबद्धताओं के साथ भी संरेखित है। हमारा ग्रह वर्तमान में तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता की कमी, ठीक है, महामारी का बढ़ना इत्यादि इत्यादि। तो हमारा ग्रह वर्तमान में तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है जो कि जैव विविधता का नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ आने वाले दशकों में 1 लाख प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। तो ये था आज का सेशन, और इन्हीं सब बातों के साथ आज के सेशन का अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने दैनिक दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाते रहें, साथ ही साथ अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहें। हमसे जो भी मदद चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो आप ये भी बता सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।